चलो अभी तक हमने 4 प्रिंसिपल्स तक देखे यूनिटी ऑफ कमांड तक। 5th प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? अब हेनरी फॉयल क्या बोलता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को हमने कोई काम दिया, या मान लो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रोजेक्ट आया, कंपनी के पास, कंपनी ने ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 5 लोग का ग्रुप बनाया, ठीक है। अब ये 5 लोग का ग्रुप बनाया कंपनी ने, तो कंपनी को क्या करना है, ये जो 5 लोग हैं ये पांचों को सेम डायरेक्शन दो। मतलब अगर इनको पांचों को बोला है कि तुमको एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ये पांचों को सेम डायरेक्शन दो कि ये लोग उसी प्रोजेक्ट पे काम करें। अब तुमने 5 लोग को बोल दिया कि भाई तेरे को एक प्रोजेक्ट करना है, लेकिन तुमने क्या किया, पांचों को अलग अलग डायरेक्शन दे दिया। उसमें से 2-3 को तो ये लगने लगा कि मेरे को एक प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे कि किसी और प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को एक एक्टिविटी दी है, जैसे 5 लोग को तुमने एक प्रोजेक्ट दिया, तो पांचों को तुम एक ही डायरेक्शन दो। एक ही डायरेक्शन का मतलब जो प्रोजेक्ट तुमको दिया है तो उनको वही प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्शन दो, ना कि कोई और प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो क्या बोला है, देयर शुड बी सेम डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉई डूइंग सिमिलर एक्टिविटी। मतलब जितने भी एम्प्लॉई सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हैं, सिमिलर एक्टिविटी का मतलब अगर 5 लोग एक काम कर रहे हैं तो तुम पांचों को सेम डायरेक्शन दो। यही बोला है, देयर शुड बी सेम डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉई डूइंग सिमिलर एक्टिविटी। जितने भी एम्प्लॉय सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हैं सबको एक जैसा डायरेक्शन दो, ना कि सबको अलग अलग। आगे बोला है, अ पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्लान। बोलता है पर्टिकुलर एक्टिविटी मतलब कोई भी अगर काम है, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, मस्ट बी डायरेक्टेड, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसका डायरेक्शन मस्ट बी डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्लान। मतलब कोई भी अगर एक्टिविटी कंप्लीट करना है, जैसे 5 लोग को अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट दिया है कंपनी ने, तो कंपनी को ये दिमाग में रखना है कि वो प्रोजेक्ट के लिए सिंगल प्लान बनाए और उसी प्लान के तहत इनको डायरेक्शन दे। ये नहीं कि 2 लोगों को कोई और डायरेक्शन दिया, 3 लोगों को कुछ और दे दिया, तब कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यही बोला है, a particular activity must be directed with the help of a single plan। आगे, in the absence of unity of direction, जहां पे unity of direction की कमी होती है, मतलब जहां पे ऐसा होता है कि 5 लोग को तुमने काम दिया और पांचों को अलग डायरेक्शन दे दिया, तो जहां पे भी ऐसा होगा, in the absence of unity of direction there would be confusion among the employee। मैंने तुमको पहले ही बोला, अगर 5 लोग को तुमने एक प्रोजेक्ट दिया है और पांचों को तुम अगर अलग अलग डायरेक्शन दोगे तो उनके बीच में क्या होगा, कंफ्यूजन। उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमको कितना काम करना है। तो इससे हेनरी फॉयल बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जहां पे ये नहीं होगा तो बोला है इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब जहां पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा देयर विल बी कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉई। एम्प्लॉय के बीच में क्या होगा, कंफ्यूजन, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल प्लान, और उसी प्लान के तहत सबको एक जैसा डायरेक्शन देना है। अगर सब लोग एक ही काम कर रहे तो हाँ, 5 लोग कोई और प्रोजेक्ट पे है, 5 लोग कोई और प्रोजेक्ट पे है, तब अलग अलग डायरेक्शन दोगे तो चलेगा, क्योंकि जो जिस प्रोजेक्ट पे है तुम उसको उस हिसाब से डायरेक्शन दो। तो ये 5वां प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट का पहले बेसिक आइडिया दे दो, इसका मतलब क्या, हेनरी फॉयल बोलता है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं या जितने भी मैनेजर्स हैं कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको सबसे पहला प्रायोरिटी देना है ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब पहले तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, उसके बाद खुद के लिए काम करो। कहीं पे अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम करवा लो, लेकिन कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलता है हेनरी फॉयल। तो हेनरी फॉयल ने क्या बोला है पॉइंट में सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट में, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्राइमरी and that of an employee or a group of employees should be secondary or subordinate। क्या बोला है, the interest of organization should be primary, मतलब तुम सबसे आगे तुम किसको रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का मैच होता है तो हर प्लेयर लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया जीते, उनका स्कोर कुछ भी हो, 100 हो, 90 हो, 80 हो, 70 हो, 150 हो, वो अपने स्कोर के बारे में बाद में सोचे, लेकिन पहले क्या सोचे कि उनका टीम जीते। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं,
उनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, और बाद में वो अपने बारे में सोचते हैं। तो पहले जिसके बारे में सोचते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी, और बाद में अपने बारे में सोचते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो क्या बोला है, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्राइमरी, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो क्या होना चाहिए, प्राइमरी, एंड दैट ऑफ एन एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड बी सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है तुम उसको सबसे ऊपर रखो, और जो अपना इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का, अपने स्वार्थ के बारे में बाद में सोचो। आगे बोला है एवरी एम्प्लॉय और अ ग्रुप शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर देयर ओन सेल्फ। बोलता है जितने भी एम्प्लॉइज है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज है उनको ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम करना है, ना कि खुद के भले के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी उसी के लिए पगार देता है। कंपनी का भला होगा तब कंपनी तुमको पगार देगा, अगर कंपनी का भला नहीं होगा तो कंपनी तुमको सैलरी नहीं देगा। तो यही बोला यहाँ पे, एवरी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉइज है या जितना भी ग्रुप है उनको काम करना है किसके इंटरेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के, एंड नॉट फॉर देयर ओन सेल्फ, मतलब अपने लिए काम मत करो, किसके लिए काम करो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर उसका फायदा होगा कंपनी का तो कंपनी वो फायदा तुमको देगा। आगे बोला है इन अदर वर्ड, सिंपल भाषा में, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फर्स्ट। सिंपल शब्दों में बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो पहले आना चाहिए, एंड देन इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट, और उसके बाद इंडिविजुअल का या ग्रुप का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट में, इन अदर वर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फर्स्ट, कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आना चाहिए, एंड देन इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट, मतलब पहले तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो और उसके बाद खुद के लिए काम करो। तो इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि पहले तुम किसको रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन को, और बाद में अपने खुद के लिए काम करोगे। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 6। फिफ्थ प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ प्रिंसिपल था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे तुमको ऑर्गेनाइजेशन को पहले महत्व देना है और बाद में खुद को महत्व देना है, खुद के लिए काम करना है। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 5 एंड 6। तुम इसको कॉपी कर सकते हो 5 एंड 6 को। चलो इसके पहले हमने पॉइंट नंबर 6 तक देखा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल तक।
सेवन प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? वेजेस या सैलरी। वेजेस सैलरी मतलब जितने भी एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट काम करते हैं कंपनी के अंदर, क्यों काम करते हैं? पैसे के लिए। अरे पगार मिलता है, घर चलता है उनका, इसके लिए। लेकिन हेनरी फॉयल बोलता है कि वेजेस एंड सैलरी फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब जितना मेहनत करता है एम्प्लॉय उसको उस अनुसार वेजेस या सैलरी मिलना चाहिए। तो वेजेस एंड सैलरी अगर प्रॉपर मिलेगा तो मोटिवेट होगा और काम करेगा, जिससे फायदा किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या बोला है पॉइंट रेम्यूनरेशन में? वेजेस एंड सैलरी शुड बी फेयर, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना अपने एम्प्लॉइज को दो, उनका पैसा काटो मत, उनके मेहनत का पगार मत काटो, जितना मेहनत करते हो उस अनुसार दो। मोर इंपॉर्टेंटली वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम। एम्प्लॉइज को सबसे ज्यादा होता है कि पैसा टाइम पे मिले, क्योंकि बहुत से लोग का घर इसी पे चलता है, वेजेस या सैलरी पे। उसने काम किया जनवरी में, तुम जनवरी का सैलरी दोगे अप्रैल में, तो उसका घर कैसे चलेगा? तो ये बोलते हैं हेनरी फॉयल कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम। एक तो फेयर होना चाहिए वेजेस एंड सैलरी, सेकंड वो टाइम पे मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को। इट शुड डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज। अब ये होता है कंपनीज को कि कंपनीज अपने एम्प्लॉइज का सैलरी कैसे फिक्स करें। तो कुछ फैक्टर्स है, कुछ चीजें जिसको ध्यान में रखते हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अरे एम्प्लॉइज का रहन सहन, अब एम्प्लॉय का महीने का खर्चा है रहने सहने का 20,000 और उसको पगार देंगे 15,000, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो सैलरी डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के, कि एम्प्लॉय के रहन सहन का खर्चा कितना है। अगर उसका खर्चा महीने का 20,000 है तो ऐसा जॉब देखेगा जहां पे पगार 20,000 हो या 20,000 से ज्यादा हो, उससे कम पगार पे वो काम कर नहीं सकता है। उसके बाद एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे। सेकंड, कंपनी का एबिलिटी की होना चाहिए। अरे एम्प्लॉय डिमांड करता है मेरा महीने का खर्चा है 25,000, मैं उसी सैलरी पे काम करूंगा, लेकिन कंपनी के पास भी इतना एबिलिटी तो होना चाहिए देने का। कंपनी ने मान लो एम्प्लॉय को रख लिया कि हाँ भाई 25,000 दूंगा, और बाद में पगार ही नहीं दे पा रहा है, तो बाद में एम्प्लॉय भी नहीं रहेगा और कंपनी का काम भी अटक जाएगा। तो कंपनी का एबिलिटी कितना है इस पे भी डिपेंड करता है रेम्यूनरेशन। और प्रिवेलिंग वेज रेट इन द इंडस्ट्री। प्रिवेलिंग वेज रेट इन द इंडस्ट्री का मतलब जो वर्कर्स होते हैं उसका पगार फिक्स होता है हर कंपनी में। अगर कोई कंपनी में उसको 5,000 मिल रहा है, दूसरे में 6,000 मिल रहा है, कहीं पे 5,500 मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट इन द इंडस्ट्री। अगर हर जगह पे 5 से 6 के बीच में पगार मिल रहा है और कहीं पे जाके वो डिमांड करेगा 15,000, क्या उसको कोई 15,000 देगा? नहीं देगा। डायरेक्ट बोलेगा भाई मार्केट में ये पगार चल ही नहीं रहा है, मार्केट में तुम जैसे एम्प्लॉय का पगार चल रहा है 6,000, तो मैं तुमको 6,000 दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। तो रेम्यूनरेशन ये दो तीन चीज पे डिपेंड करता है। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, कितना रहन सहन का खर्चा है एम्प्लॉय का। दूसरा, एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे, क्या कंपनी उतना पगार दे पाएगा। और तीसरा, प्रिवेलिंग वेज रेट इन द इंडस्ट्री, की मार्केट में कितना पगार चल रहा है वैसे एम्प्लॉय का। तो ये था तुम्हारा सेवेंथ प्रिंसिपल। हेनरी फॉयल क्या बोलता है? वेजेस एंड सैलरी शुड बी फेयर, कि वेजेस और सैलरी सही होना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंटली वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम। टाइम पे वेजेस मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को, टाइम पे नहीं मिलेगा तो काम छोड़ देंगे। और इट शुड डिपेंड ऑन फैक्टर सच एज, कि वेजेस या सैलरी डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि रहन सहन का खर्चा कितना है, एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे, कि कंपनी उनको कितना दे सकता है मैक्सिमम, एंड प्रिवेलिंग वेज रेट इन द इंडस्ट्री, कि मार्केट में एक्चुअल में क्या वेज रेट चल रहा है, कंपनी उतना ही देगा, उससे ज्यादा देगा नहीं। तो ये था सेवेंथ प्रिंसिपल। एथ प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज होता है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फॉयल बोलता है तुम दोनों के बीच में बैलेंस रखो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? कंपनी के अंदर कुछ मैटर्स होते हैं जो कि होते हैं सेंट्रलाइज, और कंपनी के अंदर कुछ मैटर्स होते हैं जो कि होते हैं डिसेंट्रलाइज। एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो कोई कंपनी है, वहां पे एक बॉस है, उस बॉस का नाम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर श्याम। उस बॉस का नाम, कंपनी के अंदर कौन काम पे रहेगा कौन नहीं रहेगा वो डिसाइड करता है मिस्टर श्याम, किसको काम पे लेना है किसको नहीं लेना। कंपनी के अंदर मिस्टर श्याम ने 3 डिपार्टमेंट बनाया, सेल्स का, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट इसने बनाया अकाउंट्स का। तीनों डिपार्टमेंट के अंदर इसने एक एक मैनेजर रख दिया। सेल्स के लिए एक मैनेजर,
मार्केटिंग के लिए मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर। मान लो तीनों मैनेजर का नाम था एक्स, वाई और जेड। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर का नाम है एक्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर का नाम है वाई और अकाउंट डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम है जेड। अब ये क्या बोलता है मिस्टर श्याम, कोई भी डिपार्टमेंट में काम पे रखने के लिए मैं डिसाइड करूंगा कौन काम पे रहेगा। कोई भी कंपनी में आता है, उसका इंटरव्यू लेता है मिस्टर श्याम, और मिस्टर श्याम इंटरव्यू के हिसाब से उसको बोलता है कि तू सेल्स में जा, चाहे मार्केटिंग में जा, चाहे। तो यहाँ पे मिस्टर श्याम ने क्या डिसाइड किया कि जो भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज होगा वो मैं रखूंगा, लेकिन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को क्या बोला कि उनको काम तुम दोगे। तो ये अगर सबको काम पे रखेगा तो हो गया सेंट्रलाइजेशन, और ये लोग काम देंगे तो क्या हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और हेनरी फॉयल क्या बोलता है, फॉयल स्टेटेड दैट सर्टेन मैटर आर टू बी centralized एंड अदर टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, कि कुछ काम सेंट्रलाइज रखो। जैसे यहाँ पे मिस्टर श्याम क्या बोलता है, सबको काम पे मैं रखूंगा, मैं पगार दूंगा। ये लोग तो पगार देंगे नहीं, ये लोग को क्या बोला, तुम लोग खाली काम दो, मैं सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट में भेजूंगा, तुम लोग उसको काम देना। तो ये सबको सिलेक्ट करेगा तो क्या हो गया सेंट्रलाइजेशन, और ये लोग जो काम देंगे वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और आगे क्या बोला है, there is a need to have a proper balance between centralization and decentralization। हेनरी फॉयल बोलता है प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि अगर हर काम मिस्टर श्याम ही करेगा, काम पे भी रखेगा, सबको डायरेक्शन भी देगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बोलता है हेनरी फॉयल कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो मिस्टर श्याम अगर सबको काम पे रखेगा तो वो क्या हो गया सेंट्रलाइजेशन, और सबको काम कौन बताएगा एम्प्लॉइज को, तो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर। जो इस डिपार्टमेंट में काम करेगा मिस्टर एक्स बताएगा, जो यहाँ काम करेगा उसको काम कौन बताएगा मिस्टर वाई, और जो यहाँ काम करेगा उसको कौन काम बताएगा मिस्टर जेड। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये था पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, स्केलर चेन। अब स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने तुमको बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होता है, तो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, मतलब जो डिसीजन है वो टॉप लेवल से कहां तक आता है, लोअर लेवल तक। बेसिकली 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। टॉप लेवल पे कौन होते हैं, जो कंपनीज के सुपीरियर लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स हुआ। मिडल लेवल पे कौन होता है, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं, वो लोग होते हैं मिडल लेवल पे। और लोअर लेवल पे कौन होते हैं, एम्प्लॉइज। या तो तुम एम्प्लॉइज बोलो या उसको बोल सकते हो सबऑर्डिनेट्स, ये होते हैं लोअर लेवल पे। अब टॉप लेवल डायरेक्शन किसको देता है, मिडल लेवल को। मिडल लेवल अपना डायरेक्शन किसको देता है, लोअर लेवल को। फिर उल्टा लोअर लेवल का जब काम हो जाता है तो लोअर लेवल अपना काम करके किसको बताता है, मिडल लेवल को, और मिडल लेवल किसको बताता है, टॉप लेवल को। तो इसको बोलते हैं स्केलर चेन, कि ये इसके कांटेक्ट में होगा टॉप लेवल मिडल लेवल के, और मिडल लेवल किसके कांटेक्ट में होगा, लोअर लेवल के। लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को कोई भी काम होगा तो किसको बोलेंगे, मिडल लेवल को, और मिडल लेवल को कोई भी काम होगा तो किसको बोलेंगे, टॉप लेवल को। इसको बोलते हैं स्केलर चेन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। लेकिन हेनरी फॉयल क्या बोलता है, अगर बहुत अर्जेंसी है, मान लो कोई एम्प्लॉय के पास कुछ ऐसा डिसीजन है या कुछ ऐसा सजेशन है जिससे कंपनी का बहुत फायदा हो, तो हेनरी फॉयल बोलता है स्केलर चेन को हम तोड़ भी सकते हैं। जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है टॉप लेवल के साथ, वो वेट नहीं करेगा कि मैं मिडिल लेवल को बोलूं शुरू में मैसेज लेके जाए, या टॉप लेवल वाले को कोई अगर इंपॉर्टेंट मैसेज देना है इमीडिएटली तो क्यों वेट करेगा मिडिल लेवल का, वो डायरेक्टली टॉप लेवल वाला किससे कांटेक्ट करेगा, लोअर लेवल वाले के साथ। तो इसको बोलते हैं स्केलर चेन। तो क्या बोला है, इट रिफर्स टू लाइन ऑफ कमांड व्हिच रन्स फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ कमांड, जो कहां से स्टार्ट होता है, व्हिच रन्स फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल, मतलब जो टॉप लेवल के लोग हैं वो इनको डायरेक्शन देंगे मिडिल लेवल को, ये किसको डायरेक्शन देंगे, लोअर लेवल को। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कमांड। आगे बोला है Foyle stated that scalar chain need to be followed but not at all the time। हेनरी फॉयल बोलता है स्केलर चेन फॉलो करना बहुत अच्छा है लेकिन हमेशा नहीं, कभी-कभी स्केलर चेन को तोड़ भी सकते हैं, जो कि आगे बोला है
he stressed that the scalar chain can be broken if the situation so demand. अगर सिचुएशन डिमांड करेगा तो स्केलर चेन को तोड़ भी सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर उससे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भला हो रहा है तो टॉप लेवल डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करेगा, लोअर लेवल से, लोअर लेवल डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करेगा, टॉप लेवल से. ऐसे केस में स्केलर चेन को तोड़ते हैं. नहीं तो स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ कमांड, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल. तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 7 रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल नंबर 8 सेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल नंबर 9 था तुम्हारा स्केलर चेन. चलो तुम इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 10. चलो इसके पहले हमने देखा था पॉइंट नंबर 9 तक. पॉइंट नंबर 10 है तुम्हारा ऑर्डर. फॉयल क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए. ऑर्डर का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी चीज है, जितने भी चीज का मतलब जितने भी वहां पे एसेट्स है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, जो भी है, वो हर एक चीज एवरीथिंग अपने प्लेस पे होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी ऑन इट प्लेस. और जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉइज है, मैनेजर है, सबको अपने अपने काम पे होना चाहिए. मतलब जितने भी एसेट है सब अपने प्लेस पे हो और जितने भी एम्प्लॉइज है वो सब भी अपने अपने काम पे रहे, अपने अपने जगह पे रहे. मतलब हेनरी फॉयल ये बोलता है कि किसी को भी ऐसा वेस्टेज मत करो कि मशीन ले लिया साइड में पड़ा है, एम्प्लॉय को काम पे रख लिया, उसके लिए कोई काम ही नहीं है. तो ऐसे नहीं करना है. हर एम्प्लॉय या हर चीज के लिए जगह होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. इसको बोलते हैं ऑर्डर. तो क्या बोला है, फॉयल स्टेटेड दैट there should be order in the organization. फॉयल ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर होना चाहिए. ऑर्डर का मतलब आगे बोला है he stressed that there should be a place for everything and everything must be in its place. फॉयल बोलता है जितना भी चीज है, जितना भी एसेट है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, there should be place for everything. हर चीज का जगह होना चाहिए और हर चीज अपने जगह पे होना चाहिए. बोला है he stressed that there should be a place for everything and everything must be in its place. हर चीज का जगह होना चाहिए और हर चीज अपने जगह पे होना चाहिए. इसी तरीके से again there must be a place for everyone and everyone must be in its place. हर इंसान का जगह होना चाहिए, हर एम्प्लॉय का, और हर एम्प्लॉय अपने जगह पे काम करते रहना चाहिए. तो इसको बोलते हैं ऑर्डर. तो फॉयल ने क्या बोला, एवरीथिंग has its place and everything must be on its place. कि हर चीज का जगह होना चाहिए, हर चीज अपने जगह पे होना चाहिए. उसी तरीके से again there must be place for everyone. हर इंसान के लिए जगह होना चाहिए and everyone must be in his place. और हर इंसान अपने जगह पे काम करे. जिसको सेल्स के रखा हो सेल्स में काम करे, मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग में काम करे, अकाउंट्स का बंदा अकाउंट्स में काम करे. इसको बोलते हैं ऑर्डर. नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी. इक्विटी का एक मतलब होता है सबको एक जैसा देखना.
यहाँ पे भी क्या बोला है, इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इक्वल, यहाँ पे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं और कभी कभी ना जो मैनेजर होता है ना वो भेदभाव कर देता है। भेदभाव का मतलब कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसको आगे नहीं बढ़ा के जो उसका जान पहचान वाला है या जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है उसको आगे बढ़ा देता है। तो हेनरी फॉयल बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब जो जैसा काम करे उसको वैसे ट्रीट करो, जो अच्छा काम करे उसको प्रमोशन दो अपर लेवल पे और जो खराब काम करे उसको या तो निकाल दो या तो उसको वार्निंग दो। इसको बोलते हैं इक्विटी। तो क्या बोला है, इक्विटी मींस सोशल जस्टिस नॉट इक्वालिटी। यहाँ पे इक्विटी का मतलब है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब सबको उसके काम के अनुसार ट्रीट करना, ना कि सबको एक जैसा ट्रीट करना। तो बोला है equity means social justice not equality. All members of the organization should be given fair and just treatment depending upon the performance. बोलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेंबर्स भी है, जितने भी एम्प्लॉइज भी है, सबको फेयर ट्रीटमेंट दो डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। मतलब जैसा उनका परफॉर्मेंस है, जो अच्छा काम करता है उसको बढ़ावा दो, आगे बढ़ाओ, जो खराब काम करता है उसको निकाल दो या वार्निंग दो। आगे बोला है एंड सर्कमस्टेंसेस, मतलब उसके परफॉर्मेंस और सिचुएशन के हिसाब से सबको ट्रीटमेंट दो। देयर मस्ट नॉट बी एनी पार्शियलिटी, कोई भी पार्शियलिटी मत करो, भेदभाव मत करो इन ट्रांसफर, प्रमोशन एक्सेट्रा। अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो जो खराब काम कर रहा है उसको कहीं ट्रांसफर करो या जो अच्छा काम कर रहा है उसको ऊपर ट्रांसफर करो। और सेम काम होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब भी किसी को अपर लेवल पे प्रमोट करना अगर उसने अच्छा काम किया है तो इसी को बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं, सबको एक जैसा नहीं करना है। क्या रखना है, सोशल जस्टिस। हर मेंबर को, जितने मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन पे, शुड बी गिवन फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। उनको फेयर ट्रीटमेंट देना है, सही ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड सर्कमस्टेंसेस। उनका जैसा परफॉर्मेंस है उनको वैसे ट्रीट करो। अच्छा काम करते हैं तो आगे बढ़ाओ, खराब काम करते हैं तो वार्निंग दो, चाहे निकाल दो। लास्ट में बोला भी है देयर मस्ट नॉट बी एनी पार्शियलिटी इन ट्रांसफर, प्रमोशन एक्सेट्रा। अगर किसको ट्रांसफर करना है, प्रमोशन देना है तो पार्शियलिटी मत करो, जो जैसा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उसको प्रमोशन दो। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब बहुत से टाइम कुछ कंपनीज क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग पे रखते हैं। तो ट्रेनिंग का एक समय रखो, ये नहीं कि तुम उसको 4 महीना बोलोगे ट्रेनिंग ही चलेगा, तब तक उसके मन में संकोच होता है कि अगर मैं ट्रेनिंग में फेल हो गया तो मेरे को निकाल देंगे। इसके लिए बोला हेनरी फॉयल ने कि ट्रेनिंग दो लेकिन उसका एक लिमिटेड टाइम रखो, उसके बाद उनको परमानेंट कर दो। कुछ कंपनीज क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज को इंटरव्यू में, हम तुम्हारा 2 महीना ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारा ट्रेनिंग अच्छा होगा तो काम पे रखेंगे। वो क्या करेगा, ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेगा और साथ ही साथ दूसरा जॉब भी ढूंढेगा, जहां पे उसको परमानेंट जॉब मिल जाएगा वहीं पे चले जाएगा, क्योंकि उसको डर है कि ट्रेनिंग में अच्छा नहीं किया तो मेरे को कंपनी निकाल देगा। तो हेनरी फॉयल बोलता है ज्यादा टाइम तक एम्प्लॉय को टेम्पररी मत रखो, उसको क्या करो, परमानेंट। अगर तुम टेम्पररी रखोगे तो नया काम ढूंढते रहेगा साइड बाय साइड और कभी भी छोड़ के चले जाएगा। इसमें नुकसान किसका है, कंपनी का। अरे तुमने किसी को 10 दिन ट्रेनिंग दिया, वो छोड़ के चले गया, कंपनी का 10 दिन बर्बाद। अब कोई नया बंदा आएगा उसको वापस से ट्रेनिंग दो। तो इसलिए हेनरी फॉयल क्या बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। क्या बोला इसमें, एम्प्लॉई शुड नॉट बी केप्ट टेम्पररी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा समय तक एम्प्लॉई को टेम्पररी मत रखो। आगे बोला है एम्प्लॉई शुड बी मेड परमानेंट, उनको परमानेंट कर दो सो दैट दे डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। उनको परमानेंट करो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव ना करे, मतलब छोड़ के ना जाए। क्योंकि अगर तुम ज्यादा टाइम तक टेम्पररी रखोगे तो उसको डर होगा जॉब का, वो कहीं और जॉब ढूंढेगा और चले जाएगा। इसमें नुकसान किसका है, कंपनी का। जितना उसको ट्रेनिंग दिया, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब बर्बाद। और नया बंदा आएगा उसके पीछे टाइम लगाओ, उसको ट्रेनिंग दो, पैसा खर्चा करो। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हेनरी फॉयल बोलता है ज्यादा टाइम तक एम्प्लॉय को टेम्पररी मत रखो, उनको क्या कर दो, परमानेंट, तब वो छोड़ के नहीं जाएंगे कंपनी। तो ये है प्रिंसिपल नंबर 10 ऑर्डर, 11 इक्विटी, 12 स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसको कॉपी करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल।
चलो लास्ट हमने देखा था नंबर 12। नंबर 13 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब आगे आके हिस्सा लेना। कुछ मैनेजर क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपने घमंड में रहते हैं कि मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो क्यों मेरे को कुछ आगे बताएगा, क्यों मैं उसका सजेशन लूं, क्यों उसका आइडिया लूं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, लेकिन वहां पे एम्प्लॉय कभी कुछ बोलते ही नहीं है। उनके पास बहुत अच्छा आइडिया भी होगा तो भी नहीं बोलेंगे। बहुत से ऐसी कंपनी है जहाँ पे छोटे मोटे एम्प्लॉयज के सजेशन की वजह से उनका बहुत फायदा हुआ है। तो हेनरी फॉयल भी यही बोलता है कि तुम इनिशिएटिव लेने दो अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट को। मैनेजर को बोलता तो अपने घमंड में मत रहो कि मैं क्यों सुनूं, उल्टा उसको एनकरेज करो, उनको बढ़ावा दो कि अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है या कोई आइडिया है तो आके हमको बताओ। अरे आके बताने दो, तो फिर मैनेजर को डिसाइड करना है कि फॉलो करना है कि नहीं, लेकिन आके बताएगा तो एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा कि मेरे को फ्रीडम है यहाँ पे बोलने का, सुनने का। तो क्या बोला है, द सुपीरियर मस्ट सैक्रिफाइस हिज ओन वैनिटी। सैक्रिफाइस हिज ओन वैनिटी का मतलब अपने जो उसका घमंड है, जो रुतबा है, उसको सैक्रिफाइस करो, उसको छोड़ दो, अपने घमंड में मत रहो। तो क्या बोला था, सुपीरियर मस्ट सैक्रिफाइस हिज ओन वैनिटी टू एनकरेज एंड इंस्पायर दोज अंडर हिम। क्यों अपने घमंड में चूर मत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे अंडर में है सबऑर्डिनेट उसको एनकरेज करो, बढ़ावा दो, उनको इंस्पायर करो, आगे बढ़ाओ। एनकरेज एंड इंस्पायर दोज अंडर हिम टू शो इनिशिएटिव। मतलब जो तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है मैनेजर के अंडर में, उसको तुम एनकरेज करो कि भाई तुम आओ, इनिशिएटिव दिखाओ। इनिशिएटिव का मतलब आके हमको कुछ बताओ। आगे बोला है सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन फ्रीडम। सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम दो, आजादी दो। क्या आजादी दो, टू कम अप विद सजेशंस एंड आइडिया। मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट को आजादी देना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर कोई सजेशन है या कोई आइडिया है तो आके हमको दो, हम उसको फॉलो करेंगे। तब अगर कोई सबऑर्डिनेट के पास कोई अच्छा आइडिया होगा तो आके मैनेजर को देगा। इससे कंपनी का ही फायदा है, कभी अच्छा आइडिया मिल गया तो, और सबऑर्डिनेट भी और मन लगा के काम करेगा कि मेरा यहाँ पे चलता है, मैनेजर सुनता है। तो ये था 13 प्रिंसिपल इनिशिएटिव। 14 प्रिंसिपल है एस्पेरिट डी कॉर्ड, जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। हेनरी फॉयल क्या बोलता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए। मतलब सबको मिलजुल के काम करना है, मैनेजर से लेके सबऑर्डिनेट तक। सब अगर एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे, झगड़ा करेंगे तो कभी काम नहीं होगा। मैनेजर काम बोल के जाएगा, एम्प्लॉय सुनेगा नहीं। एम्प्लॉय के आपस में झगड़े होंगे तो कभी उनके बीच में कोई भी ग्रुप एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हेनरी फॉयल बोलता है एस्पेरिट डी कॉर्ड कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट, कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए। तो क्या बोला है, द सुपीरियर मस्ट एनकरेज एस्पेरिट डी कॉर्ड अमंग हिज सबऑर्डिनेट। जितने भी सुपीरियर है, मतलब कि मैनेजर जो टॉप लेवल पे होते हैं, उनको एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है। किस चीज को, तो एस्पेरिट डी कॉर्ड को। एस्पेरिट डी कॉर्ड का मतलब टीम स्पिरिट को अमंग हिज सबऑर्डिनेट। मतलब सुपीरियर को बोलना है अपने सबऑर्डिनेट को कि तुम आपस में डिस्प्यूट मत करो, झगड़ा मत करो, एक साथ मिलकर काम करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ऐसा रखो। क्यों, इट इज द टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट के वजह से दैट रिजल्ट्स इन लॉयल्टी। अगर टीम स्पिरिट होगा, मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलजुल के काम करेगा, तो एम्प्लॉय अपने मैनेजर के प्रति क्या होगा, लॉयल। लॉयल मतलब सच्चा, पूरे मन से काम करेगा एम्प्लॉय। उसके साथ साथ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। एक तो एम्प्लॉय क्या होगा, लॉयल होगा, पूरा मन से काम करेगा, सच्चाई से और डेडिकेशन के साथ, पूरा दिल लगा के और कमिटमेंट के साथ। मतलब जो काम उसको दिया जाएगा मैनेजर के द्वारा, एम्प्लॉय उसको कंप्लीट करेगा। लेकिन कब, अगर टीम स्पिरिट होगा तो मैनेजर एम्प्लॉय सब मिलके काम करेंगे, तो सब अलग अलग काम करेंगे तो कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। तो ये था 14 प्रिंसिपल। ये थे टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने बताया, 1916 में हेनरी फॉयल ने लिस्ट दिया था। कौन से बुक में, अपने बुक में इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने सबसे टॉप पे देखा था। फॉयल क्या बोला, जो मैनेजर ये सब प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल बनेगा बिजनेस में। पहला था तुम्हारा डिवीजन ऑफ वर्क, वो बोलता है काम को बांटो, स्पेशलाइजेशन आएगा, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगा, कॉस्ट कम होगा। सेकंड प्रिंसिपल क्या था, अथॉरिटी है, रिस्पांसिबिलिटी। फॉयल बोलता है प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी में। अथॉरिटी ज्यादा होगा, मैनेजर क्या करेगा, मिसयूज। रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट। बैलेंस रहेगा तो प्रॉपर काम होगा, ना मिसयूज कर पाएगा ना फ्रस्ट्रेट होगा। थर्ड प्रिंसिपल था डिसिप्लिन। हेनरी फॉयल बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब
ये नहीं खाली नियम और कानून को फॉलो करना, बल्कि एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम करना, दिमाग के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ। उसके बाद था तुम्हारा डिसिप्लिन के बाद में यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फॉयल बोलता है हर सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए और वो उसी को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि टू मेनी कुक्स क्या करता है, स्पॉइल द सूप। इसने ऑब्जर्व किया था हेनरी फॉयल ने कि जहां पे बहुत से लोग ऑर्डर देंगे सबऑर्डिनेट को, वहां पे काम नहीं होगा। फिर द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि जितने भी लोग एक तरीके का काम कर रहे हैं सबको सेम डायरेक्शन दो, किसी को आगे पीछे डायरेक्शन मत दो, नहीं तो एम्प्लॉइज के बीच में क्या होगा, कंफ्यूजन। फिर था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट कि हर एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को पहले किसके लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर किसके लिए काम करना है, खुद के लिए। उसके बाद था तुम्हारा रेम्यूनरेशन। हेनरी फॉयल बोलता है रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, फेयर, वेजेस एंड सैलरी, और वो टाइम पे मिलना चाहिए। वेजेस एंड सैलरी डिसाइड करने के लिए क्या क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रिवेलिंग वेज रेट इन इंडस्ट्री और एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे। उसके बाद था तुम्हारा नंबर 8 सेंट्रलाइजेशन। हेनरी फॉयल बोलता है कुछ मैटर को सेंट्रलाइज करो, जैसे मैंने बताया था मिस्टर श्याम सबको अपॉइंट करेगा तो सेंट्रलाइजेशन, काम कौन देगा, डिपार्टमेंट के मैनेजर, वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस। 9 था स्केलर चेन, मतलब कि लाइन ऑफ कमांड कि ऑर्डर कहां से आना चाहिए, टॉप लेवल से मिडिल, फिर मिडिल से लोअर। लेकिन फॉयल क्या बोलता है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, अगर कंपनी का भलाई है तो। फिर हमने पॉइंट नंबर 10 देखा ऑर्डर कि हर चीज के लिए जगह होना चाहिए, हर चीज अपने जगह पे होना चाहिए, और हर इंसान के लिए जगह होना चाहिए, हर इंसान अपने जगह पे होना चाहिए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद था तुम्हारा नंबर 11, तो तुम्हारा नंबर 10 था तुम्हारा कि ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद था तुम्हारा नंबर 11 था कि इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या था, नॉट इक्वालिटी, यहाँ पे क्या था, सोशल जस्टिस, कि सबको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ट्रीट करो, जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोशन दो, जो बुरा काम करता है उसको पीछे रखो, कोई पार्शियलिटी मत करो ट्रांसफर और प्रमोशन में। पॉइंट नंबर इक्विटी के बाद था तुम्हारा पॉइंट नंबर 12 स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि कोई भी एम्प्लॉय को ज्यादा टाइम तक टेम्पररी मत रखो, उनको परमानेंट करो ताकि वो लीव करके ना जाए ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद था 13 इनिशिएटिव कि अपने सबऑर्डिनेट को एनकरेज करना चाहिए मैनेजर को कि तुम आओ हमको सजेशन दो, आइडिया दो, हम उसको फॉलो करेंगे। और लास्ट था स्पिरिटी कॉर कि मैनेजर को ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, टीम स्पिरिट, जहां पे टीम स्पिरिट होता है वहां पे हर एक गोल अचीव कर पाता है कंपनी। तो ये थे 14 प्रिंसिपल। अब एग्जाम में 5 प्रिंसिपल्स आते हैं, तुम इसमें से कोई भी 5 प्रिंसिपल लिख सकते हो, और बाकी सब भी पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, 1 सेंटेंसेस में आते हैं। तो ये था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।